तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्जाम दे रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते चलिएगा और साथ में आपको कमेंट जरूर करते चलना है। दोस्तों आपको बता दें कि आज का प्रैक्टिस सेट हमने किस प्रकार के आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित प्रश्न रखे हैं और किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो सभी को देखिए ध्यान में रखकर एक प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और एक बात और यहां पर आज समझ लीजिएगा आप दोस्तों, आपको एग्जाम देने जाना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा। भले ही आपको कुछ विषय आपका छूटा हुआ हो फिर भी आपको निगेटिव सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप पॉजिटिव मन से जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा, तभी आपका सीटेट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि आपने साल भर क्या देखा है कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, लेकिन आप 3 घंटे कैसे परफॉर्मेंस करते हैं उस समय ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर कह रहा है कि देखिए मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार कीजिए, विचार करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर मधुमक्खी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट बता रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा। इसके बाद में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकेंगे, सभी कथनों को यहां पर आप समझ सकेंगे। देखिए जो मधुमक्खी होती है इनको 3 भागों में बांटा गया है और जो मधुमक्खी है वो आपका सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से देखिए, सामाजिक प्राणी से आपके एग्जाम में जो 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसमें सामाजिक प्राणी से एक प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न सामाजिक प्राणी से पूछा गया है, उसमें देखिए मकड़ी आंसर था आपका। तो याद रखना है, आपको मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। देखिए उसमें पूछा गया था कौन सा एक सामाजिक प्राणी नहीं है, तो उसका आंसर था मकड़ी नहीं है। जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, दीमक हो गया, ये सभी कैसे सामाजिक प्राणी है। देखिए इस प्रकार के प्राणी जो समूह में रहना पसंद करते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। तो देखिए जो मधुमक्खी है आपका वो एक सामाजिक प्राणी है। आपने देखा होगा कि एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं, कॉलोनी में रहती हैं। तो आपका जो मधुमक्खी है सामाजिक प्राणी है, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न में। तो देखिए इसके अलावा जो मधुमक्खी है, देखिए मधुमक्खियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है वो है रानी मधुमक्खी, और जो दूसरा है वो है श्रमिक, और जो तीसरा है वो है नर। तो देखिए जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी क्या है, इसका कार्य होता है अंडे देना, इसका कार्य होता है अंडे देना। और जो जितना ग्रुप है इनका, जो इनका समूह है, जो कॉलोनी है, कॉलोनी का नेतृत्व भी नेता होती है वही रानी मधुमक्खी, इसको भी याद रखिएगा। श्रमिक की बात करते हैं तो देखिए श्रमिक का कार्य होता है कि छत्ते की देखभाल करना, कॉलोनी की देखभाल करना किसका काम होता है, श्रमिक मधुमक्खियों की होती है। और जो सबसे ज्यादा संख्या होती है वो होती है श्रमिक मधुमक्खियों की होती है। नर मधुमक्खियों की बात करते हैं तो नर मधुमक्खी का सिर्फ एकमात्र काम होता है, वो भी रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। तो यही पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे सीटेट पे। अब देखिए इसके बाद कथन को पढ़िएगा, आप बिल्कुल आंख मूंद करके इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए यहां पर कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये तो हमारा सही है, बिल्कुल। जो रानी मधुमक्खी है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होगी और जिसका कार्य क्या होता है, अंडे देना होता है। दूसरा कह रहा है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये भी सही है भाई, कुछ नर मक्खियां होती हैं छत्ते में। सी कह रहा है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल गलत। जो नर मधुमक्खी होती है, जो नर मक्खियां होती हैं, जो नर मधुमक्खी होती है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, सिर्फ इसका एक कार्य होता है, वो भी होता है कि रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। डी कह रहा है कि छत्तों में अधिकांश मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। मैंने आपको बताया है कि देखिए श्रमिक मधुमक्खियों की सबसे ज्यादा संख्या होती है एक छत्ते में।
तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ई कह रहा है कि नर मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए मैंने एकमात्र कार्य बताया है आपको नर मधुमक्खी का, कि एक कार्य होता है उसका कि जो रानी मधुमक्खी है उसको निषेचित करना। तो ये तो आपको पॉइंट याद रखना है कि मधुमक्खी सामाजिक प्राणी है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक और नर, तीन भागों में इनको विभाजित किया गया है। तीन प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से रानी मधुमक्खी का काम होता है कि जो कॉलोनी है उसका, जो कॉलोनी का निर्माण किया गया है उसका नेतृत्व करना, और दूसरा होता है कि अंडे देना। श्रमिक मधुमक्खी की बात करते हैं तो वो कार्य होता है कि जो छत्ता है उसका देखभाल करना। नर मधुमक्खी का एकमात्र कार्य होता है कि जो छत्ता बनाया गया है उसकी, नर मधुमक्खी का होता है कि रानी मधुमक्खी को निषेचित करना। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, और बहुत ही हम स्लो तरीके से चलेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे यहां पर प्रश्नों को कवर करेंगे। जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से समझते चलिएगा, और साथ में कमेंट जरूर करते चलिएगा क्या आपको समझ में आ रहा है। भाई आपके एग्जाम सिर पर आ गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम हाल ही में देखिए चल रहे हैं, तो बिल्कुल कमेंट करते चलिएगा। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में रख दूंगा, और वो भी आप प्रैक्टिस सेट देखिएगा तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर जिस भी ऑप्शन में ए होगा हमारा, बी होगा, डी होगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए, बी और डी, तो ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस सेट को देखते चलिएगा, और साथ में आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। तो चलिए यहां पर देखिए बता रहा है कि 3 राज्यों का ऐसा ग्रुप कौन सा है जिसका तट अरब सागर पर है। तो यहां पर ऑप्शन ए कह रहा है कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो केरल है। देखिए केरल की बात करते हैं तो केरल का तट कहलाता है मालाबार तट। मालाबार तट कहलाता है, जो मसालों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। केरल को देखिए मसालों का राजा कहा जाता है, जो मालाबार तट है वो मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोंकण तट के अंतर्गत आता है, कोंकण तट के अंतर्गत। तो देखिए जो केरल तट है, कर्नाटक तट है, महाराष्ट्र तट है, ये तीनों तट कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? अरब सागर के यहां देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, साथ में कमेंट करते चलिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। तो आपको बताना है, देखिए उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। तो यह भी याद रखना है कि किस मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। तो इसको याद रखना है, पूछा गया स्टेटमेंट है सीटेट में कि किस मटर पर मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ में चला जाएगा। और यदि आपसे पूछता है कि किस मटर, तो देखिए उद्यान मटर, गार्डन मटर के नाम से हम जानते हैं, गार्डन पी के नाम से हम जानते हैं कि किस पर प्रयोग किया गया था, तो गार्डन पी पर प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। एमएस स्वामीनाथन की बात करते हैं तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में यदि आपसे पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, किसके द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई है, तो याद रखना है आपको एमएस स्वामीनाथन को। चार्ल्स डार्विन
ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो चार्ल्स डार्विन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत यदि आपसे पूछता है कि जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं आपसे बोल दूं कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो सिर्फ एक बताइएगा कि क्या मैं इसके लायक नहीं हूं कि आप, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दें। क्या एक लाइक के भी लायक नहीं हूं? यदि अच्छा लग रहा है तो बोल रहा हूं, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए जो भी आपके रिलेशन में हो या फिर कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, उसको आप वीडियो शेयर जरूर करिएगा यदि वो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि कर्नाटक के किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? बताना है आपको। कह रहा है कि इलगे, कूरिगे या फिर खूंटी या फिर खुरपी। तो आपको बताना है कि देखिए जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य के किसानों के द्वारा मिट्टी को खोदने के खोदकर नरम बनाने के लिए किस यंत्र का, किस औजार का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, कमेंट कर बताइएगा। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उस यंत्र का नाम है आपके सामने दिया गया है खूंटी, ठीक है। खुरपी भी देखिए, खुरपी देखिए कुछ इस तरीके से खुरपी होती है। कुछ इस तरीके से खुरपी होती है और जो खुरपी होती है इसका काम होता है, जो देखिए इसका काम भी क्या होता है, खोदना होता है। जो भी मिट्टी है उसको खोदना होता है, यह भी याद रखना है। तो देखिए जो कर्नाटक में उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ऐसी परिवहन की अन्य 4 विधाओं में भिन्न बताना है आपको। देखिए कह रहा है, प्रश्न को सीधा सीधा समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, जहाज, बस, तांगा और साइकिल रिक्शा, तो आपको इन सभी में एक भिन्न बताना है कि किसी विशेषता के आधार पर, किसी गुण के आधार पर कौन सा एक सभी में भिन्न है। तो कह रहा है कि जहाज है, बस है, तांगा है या फिर साइकिल रिक्शा है। तो देखिए बस की बात करते हैं, भाई बस को कहां पर चलाया जाता है, रोड पर चलाया जाता है भैया, रोड पर चलने वाला एक वाहन है। तांगा की बात करते हैं तो यह भी आप रोड पर चलने वाला वाहन है, रिक्शा भी आपका रोड पर चलने वाला वाहन है। लेकिन जहाज की बात करते हैं तो जहाज आपका पानी में चलने वाला वाहन है। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए बहुत अच्छे प्रश्न है आपके सामने आज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर बेस्ड प्रश्न है, क्योंकि जो आपका सीटेट एग्जाम है वो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछेगा। तो सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते चलिएगा और आप अपने आपको यहां पर आंकते चलिएगा, देखते चलिएगा कि आप में कमी कहां पर रह गई है। तो आपके एग्जाम में अभी जितना समय रह गया हो तो आप उतने समय के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और यदि आपका एग्जाम अभी हाल ही में है, 1 तारीख को है, फिर किसी भी तारीख को है, तो याद रखना है आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम देने जाना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव विचार बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि देखिए आपने साल भर क्या मेहनत की है ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। आप 3 घंटे में कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हो एग्जाम हॉल में, यही मायने रखता है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा, आप जरूर सफल होंगे अपने एग्जाम में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? कह रहा है कि बंद गोभी को लाए थे, टमाटर को लाए थे, मटर को या फिर भिंडी को। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से टमाटर को लाया गया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि हमारे देश के किस एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, ना कि अलग अलग परिवारों की?
तो देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे कि आपको एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बताना है जिसमें जो जंगल की भूमि है वो किसी एक परिवार की नहीं होती है, सभी ग्रामवासियों को साझा की जाती है वो खेती, सभी ग्रामवासियों को वो जमीन दी जाती है, साझा करके दी जाती है, सभी उसमें साझेदारी के साथ में खेती करते हैं, लेकिन किसी एक परिवार को नहीं दी जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि लद्दाख में है, पुडुचेरी, लाख नहीं यहां पर लद्दाख है, कह रहा है कि पुडुचेरी में है, मिजोरम में है, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। जो देखिए जंगल की जो भूमि होती है मिजोरम में, उसको क्या है किसी एक परिवार को नहीं दी जाती है, ना कोई एक परिवार जो होता है उसको बारी बारी से जो मिजोरम के लोग हैं वो क्या है साझे के साथ में उस जमीन पर खेती करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न। चलिए आपके सामने, क्या आपको इसका आंसर आता है? यदि आता है तो कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, मधुबनी चित्रकला से मैंने कई बार देखी यहां पर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न लिया है, तो बिल्कुल आपको सही आंसर लगाना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि मधुबनी भारत के किस एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, चलिए बताइएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, या फिर बिहार है। तो देखिए ऑप्शन यहां पर ऑप्शन डी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। जो देखिए मधुबनी चित्रकला है वो कहां पर फेमस है? बिहार में फेमस है मधुबनी चित्रकला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि भारत के बाहर किस देश में मधुबनी चित्रकला फेमस है, किस देश में फेमस है, तो याद रखना है आपको नेपाल देश को याद रखना है। भारत की बात करता है तो बिहार राज्य में मधुबनी चित्रकला फेमस है, और यदि भारत के बाहर की बात करता है तो नेपाल देश को याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है आपसे। कह रहा है कि देखिए दुर्गा पूजा कहां का फेमस त्योहार है? तो याद रखना है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का फेमस त्योहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, बिल्कुल सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। तो चलिए आपके सामने एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो देखिए यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं आपके सामने, ABCD कथन दिए गए हैं। इन कथनों के आधार पर आपको सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव करना है। तो चलिए कथन ए को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली और नरम बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है भैया ये कथन। जो केंचुआ होता है उसको किसान का मित्र कहा जाता है, और जो केंचुए होते हैं वो क्या होते हैं कि वहां की मृदा में क्या करते हैं, छेद बना करके उसे पोली कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पोली कर देते हैं, नरम हो जाती है जो वहां की मिट्टी है, इससे उसमें ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन धारण की क्षमता बढ़ जाती है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, फसल की उपज हमारी अच्छी निकलती है। दूसरा कह रहा है कि केंचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। भैया ये भी कथन सही है हमारा, कि जब भुरभुरी बना देते हैं उस मृदा को तो उसमें क्या है, मृदा को हवा और पानी आसानी तक अंदर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। ये हमारा गलत है भैया। जो केंचुआ है वो एक खरपतवार नाशी नहीं है, ना तो ये खरपतवार को खाता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर डी कह रहा है कि केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। तो भैया ये भी हमारा सही हो जाएगा, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो यहां पर देखिए जिस भी कथन में ए हो, बी हो और डी हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए ए, बी और डी आपको देखना है, ए, बी, डी, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर फिर आपके सामने कह रहा है कि देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं ए बी सी डी, और इसके बाद में आपको सही ऑप्शन का यहां पर चुनाव करना है। तो देखिए कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। बी कह रहा है कि देखिए तो जो महाराष्ट्र के फूल हैं वो किसके पकौड़े खाते हैं, सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। तो ए हमारा सही है। बी कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में ए हो और सी हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के, बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है एक भी प्रश्न को, और साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, कमेंट भी करते चलिएगा। बहुत ही फेमस आज के जो प्रश्न है सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने भाइयों बहनों में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए देखिए कह रहा कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो कह रहा है कि यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उसको। तो कह रहा है कि इस जगह की पहचान करना है आपको। कह रहा है कि बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क या फिर वाल्मीकि पार्क। चलिए तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट पार्क। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व एक की बात करता है। तो देखिए जिम कार्बेट क्या है आपका, एक टाइगर रिजर्व भी है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए भारत में टाइगर संरक्षण या फिर देखिए टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है आपको 1973 ईस्वी को जिम कार्बेट उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई थी। टाइगर संरक्षण की शुरुआत, टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था। कई तरीका से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि टाइगर, देखिए पूछ सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, तो याद रखना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। वाल्मीकि पार्क भी आपका एक टाइगर रिजर्व है। और यदि आपसे पूछता है कि किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में भैया, बिहार राज्य में आपका वाल्मीकि पार्क है। देखिए यहां पर एक और इंपोर्टेंट प्रश्न है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, कि यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है जिम कार्बेट सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश की बात आती है तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो आपका एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है इसको, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है आपको, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। आराम से आप बिल्कुल ध्यान लगाकर सुनते चलिएगा। चलिए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आपके सामने एक और इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आपको मिलान करना है, इसको सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए कुछ जीवों के नाम आपके सामने दिए गए हैं और इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं उनके, ठीक है। तो देखिए कह रहा है तो आपको कॉलम यहां पर जो यहां पर ए दिया गया है, कह रहा है कि उल्लू के बारे में बताना है आपको। तो देखिए उल्लू की आंख है, पक्षी उल्लू की, यहां पर तीसरे के साथ में यहां पर मिल जाएगा कि पक्षी जिसकी आंख है सामने की ओर, मनुष्य की तरह है जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, वो कौन सा पक्षी है, उल्लू है। तो यहां पर देखिए ए का मिलान हो जाएगा तीसरे के साथ में। रेशम कीट भैया, रेशम कीट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान कर लेता है। सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ में, चौथे के साथ में। तो देखिए ए हमारा जा रहा है किसके साथ में, तीसरे के साथ में। बी जा रहा है चौथे के साथ में। सी कह रहा है कि बाज, भैया हमसे चील हो गया, बाज हो गया।
गिद्ध हो गया, इनकी हमसे 4 गुना ज्यादा दृष्टि होती है। हमसे 4 गुनी दूरी पर देख सकने वाला पक्षी कौन सा है? वो बाज है। स्लॉथ के बारे में तो देखिए दूसरे के साथ में मिल जाएगा कि दिन के लगभग 17 घंटे तक वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर कौन सोता है? स्लॉथ सोता है। और देखिए केवल ये स्लॉथ के बारे में और भी सुन लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो स्लॉथ होता है इसकी कुल उम्र 40 वर्ष की होती है और ये 40 वर्ष की उम्र में कुल 8 पेड़ों पर रहता है और एक दिन के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन के लिए सोच के लिए नीचे उतरता है पेड़ों से, इसके बाद में फिर चढ़ जाता है। तो ये सभी पॉइंट स्लॉथ से संबंधित है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए हमारा किसके साथ में? तीसरे के साथ में जा रहा है, बी जा रहा है चौथे के साथ में, सी जा रहा है फर्स्ट के साथ में और डी जा रहा है हमारा दूसरे के साथ में। तो यहां पर देखना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ए किसके साथ में था हमारा? ए था हमारा तीसरे के साथ में, बी हमारा था किसके साथ में? चौथे के साथ में, सी था हमारा फर्स्ट के साथ में और जो डी था वो था दूसरे के साथ में। तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए पेडागोजी से संबंधित आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल देखिए कह रहा है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य यहां पर शिक्षा के सतत विकास में महत्व बताता है, महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन बिल्कुल यहां पर कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि समानता, न्याय, शांति तथा मानवों के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर आलोचना करना। और जो बी है कह रहा है कि तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना या फिर डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर आलोचना करना की कमी निकालना। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? बताना है आपको कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है। देखिए कह रहा है कि गेहूं है, मूंगफली, मक्का या चावल। तो देखिए चावल बहुत ज्यादा मात्रा में झारखंड में खाया जाता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। लेकिन देखिए यदि आपसे पूछता है कि चावल का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य को, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मुख्य फसल की बात की है तो चावल है कहां की? झारखंड की फसल। लेकिन आपसे पूछता है कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि गुजरात की मुख्य फसल क्या है भैया, तो गुजरात की मुख्य फसल है गेहूं। गुजरात की मूंगफली सबसे ज्यादा, यदि आपसे उत्पादन पूछता है कि गुजरात में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, भैया मूंगफली का। गुजरात में मूंगफली का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। देखिए इसके अलावा आपसे पूछता है कि कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कह रहा है कि देखिए झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो एक यहां पर आपको चुनना है कि कौन सा अन्य से भिन्न है। कह रहा है कि झील, पर्वत, तालाब या फिर झरना। तो देखिए पर्वत आपका क्या, देखिए यहां पर अन्य है, जो झील है, तालाब हो गया, झरना, तीनों का संबंध यहां पर जल से है। तो हमारा भिन्न कौन सा हो जाएगा? पर्वत। ऑप्शन बी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। चलिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो